नमस्कार। देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले हम बात करते हैं राहुल गांधी की, जो अमेरिका दौरे को लेकर जिनके ऊपर बीजेपी लगातार हमलावर रही है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने आरक्षण और सिखों को लेकर वहां के दौरे में विवादित बयान दिया। अब राहुल गांधी ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि बीजेपी अमेरिका में मेरी टिप्पणियों के बारे में झूठ फैला रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं हर सिख भाई बहन से पूछना चाहता हूं कि मैंने जो कहा उसमें कुछ गलत है क्या भारत को एक ऐसा देश नहीं बनना चाहिए जहां हर सिख और हर भारतीय बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन कर सके। हमेशा की तरह बीजेपी झूठ का सहारा ले रही है। बीजेपी वाले मुझे चुप कराने के लिए बेताब हैं क्योंकि वे सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को लेकर उन पर सिखों के अपमान का आरोप लगाया था। तो अपने दौरे में, अमेरिका दौरे में कई इंटरव्यूज़ दिए थे राहुल गांधी ने, कई वो सभाओं में मौजूद थे, कई बयान उन्होंने दिए। लेकिन सिखों वाले बयान को लेकर बीजेपी ने आलोचना की है राहुल गांधी की। इतने दिनों तक उन्होंने इस आलोचना पर कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि उनके बयानों को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। सीधे सीधे उन्होंने बीजेपी पर ये आरोप लगाया है कि उनके बयानों को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। और ये तब हो रहा है, इस तरह का बयान उन्होंने तब दिया है जब इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। अब उन्होंने पूछा है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा क्या उसमें कुछ गलत है। तो अब इतने दिनों बाद अपने बयान को लेकर एक बार फिर से राहुल गांधी कहीं ना कहीं इस आलोचना का, बीजेपी की आलोचना का जवाब देते नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रशांत इस पर और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, क्या ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश है और जो बयान है उससे क्या डैमेज कंट्रोल होता नजर आ रहा है या फिर और मामला बिगड़ता नजर आ रहा है? प्रशांत, अगर आप हमारी बात सुन पा रहे हैं, हमारा सवाल सुन पा रहे हैं, तो जो अभी राहुल गांधी ने कहा है अपने बयान को लेकर, बीजेपी की आलोचना को लेकर, क्या ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश है? और अगर डैमेज कंट्रोल की कोशिश है तो क्या वो हो रहा है या और मामला इससे बिगड़ सकता है जो बयान उन्होंने दिया है? नहीं, देखिए, कादम्बिनी, राहुल गांधी ने सफाई देने की कोशिश की है। उनका जो पोस्ट है वो आपने देखा है कि किस तरीके से वो अपना जो बयान था अमेरिका में उसको डिफेंड कर रहे हैं। एक तरीके से उनका कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। एक बार फिर वो पूछ रहे हैं कि सिख जो भाई बहन हैं वो बताएं कि उन्होंने क्या गलत कहा है। देखिए, राहुल गांधी पर दबाव जरूर बढ़ रहा है पिछले 2-3 दिनों से। जिस तरह से बीजेपी ने इस मामले को उठाया है, आज दिन में भी एक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और कुछ सिखों का डेलीगेशन, गृह राज्य मंत्री है नित्यानंद राय, उनसे भी मिला था और उनसे मिलकर एक ज्ञापन भी उन्होंने दिया था। तो बीजेपी रोजाना इस मुद्दे पर दबाव बढ़ा रही है। कल भी हमने देखा था कि बीजेपी की ओर से कांग्रेस दफ्तर पर एक प्रदर्शन किया गया था। सिखों का एक मोर्चा यहाँ पर आया था। मैं भी उस वक्त कांग्रेस दफ्तर में था और लगातार दबाव बढ़ रहा है। तो संभवतः दबाव बढ़ते देख, और खासकर कादम्बिनी, ये मत भूलिए कि हरियाणा में अभी इस वक्त चुनाव चल रहे हैं। वहां पर कुछ ऐसे इलाके हैं, खासकर पंजाब से सटे हुए, जहां सिख बड़ी मात्रा में रहते हैं। तो राहुल गांधी को जाहिर तौर पर अपना बयान डिफेंड करना पड़ा है। दूसरे तरीके से वो अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं। लेकिन ये बात तय है कि इस मामले पर राहुल गांधी पर दबाव था, उन्होंने सफाई दी है। लेकिन इससे मामला कितना सुलझेगा, बीजेपी क्या इस मामले को छोड़ेगी, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि राहुल गांधी अपनी बात को दोहरा ही रहे हैं। अपने जो पुराना बयान है जी उसको डिफेंड करते हुए जी अपनी प्रशांत, बात आपको को यहाँ दोहरा रहे रोकना हैं। कदम चाहेंगे। दिल्ली की जो अभी मंत्री बनी है, मुख्यमंत्री आतिशी, वो अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं, वहां चलते हैं। बहुत भावुक क्षण है जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में दिल्ली की तस्वीर को बदल डाला, जिन्होंने पिछले 10 सालों में दिल्ली की आम लोगों की जिंदगी को बदल डाला। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं
जिन्होंने दिल्ली में रहने वाले एक आम इंसान का, एक गरीब इंसान का दर्द समझा, उनके रोज रोज का संघर्ष समझा। उन्होंने समझा कि एक आम परिवार के लिए किस तरह से अपना घर चलाना मुश्किल होता है। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली वालों को फ्री बिजली दी, 24 घंटे बिजली दी। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य बदल डाला, उनको जिंदगी में एक नया अवसर, आगे बढ़ने का अवसर दिया। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली की महिलाओं को शिक्षा में, रोजगार में आगे बढ़ने का मौका दिया, फ्री बस यात्रा देके। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिनकी वजह से आज दिल्ली के लोगों को अपने परिवार के सदस्य का इलाज करवाने के लिए अपने गहने नहीं गिरवी रखने पड़ते, अपने घर नहीं गिरवी रखने पड़ते, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज होता है। तो जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं रहते तो यह हम सब के लिए एक बहुत मुश्किल और एक भावुक घड़ी। आज क्यों अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा, उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको इन झूठे फर्जी मुकदमों में गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने से ज्यादा जेल में रखा, उनको तोड़ने की, उनको दबाने की हर संभव कोशिश करी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी टूटे नहीं, अरविंद केजरीवाल दबे नहीं। अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, एक ऐसे कानून में जमानत दी जिसमें पीएमएलए में जमानत मिलना लगभग असंभव होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ उन्हें बेल दी, बल्कि बेल देते हुए केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा और कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई थी। ये कहा कि केंद्र सरकार की एजेंसी सीबीआई, ईडी पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं जो सिर्फ अपनी मालिक की आवाज में बोलती हैं। हो सकता है कि कोई और नेता होता तो उनके लिए अदालत का यह फैसला काफी था और वो तुरंत जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाते, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में एक ईमानदारी और नैतिकता की मिसाल कायम करते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ अदालत का फैसला काफी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, और जब तक दिल्ली की जनता मुझे नहीं कहती कि मैं ईमानदार हूं, तब तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मुझे नहीं लगता कि इस देश के इतिहास में या शायद इस दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई नेता रहा होगा, ऐसी ईमानदारी और नैतिकता की मिसाल रही होगी जो आज अरविंद केजरीवाल ने देश और दुनिया के सामने रखी है। अब हम सभी दिल्ली वालों को मिलकर एक ही काम करना है, अरविंद केजरीवाल जी को फिर से फरवरी में होने वाले चुनाव में दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। अगर दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो जो फ्री बिजली आज दिल्ली वालों को मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना षड्यंत्र रच के उसको खत्म कर देगी। जो सरकारी स्कूल अरविंद केजरीवाल जी ने सुधारे हैं वो फिर से बदहाल हो जाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, अस्पतालों में इलाज बंद हो जाएगा, महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद हो जाएगी। तो 2 करोड़ दिल्ली वालों को मिलकर फिर से अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। अगले 4 महीने के लिए मेरा यही काम रहेगा कि जो दिल्ली वाले परेशान रहे पिछले 1-1.5 साल में, जब से भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र शुरू हुआ, जब से भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके हमारे नेताओं को जेल में डालना शुरू किया, जब से भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके हमारे मंत्रियों को जेल में डालना शुरू किया, जब से भारतीय जनता पार्टी के एलजी साहब ने दिल्ली सरकार के काम रोकने शुरू किए, आप देखिए पिछले 2 साल में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब से अरविंद केजरीवाल जी जेल गए, दिल्ली वाले भी परेशान हुए। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों के पानी के बिल हम ठीक करना चाहते थे, उन्होंने उस काम को रोक दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जो सड़क के रिपेयर के काम है वो रोक दिए।
भारतीय जनता पार्टी और उनके एलजी साहब ने अस्पताल में मिलने वाली दवाइयां रोक दी, अस्पताल में और मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट रोक दिए, दिल्ली से कूड़ा उठना रुक गया। लेकिन मैं आज आपको आश्वासन दे रही हूं कि अब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए हैं और उनके मार्गदर्शन में दिल्ली में कूड़ा भी उठेगा, सड़कें भी ठीक होंगी, पानी के बिल भी ठीक होंगे, दिल्ली में जो सीवर की समस्या है वो भी ठीक होगी, जो दवाइयां नहीं मिल रही हैं उसको भी हम ठीक करेंगे। मैं दिल्ली वालों को यह आश्वासन देना चाहती हूं कि अब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी षड्यंत्र हम सफल नहीं होने देंगे। थैंक यू। तो आप आतिशी को सुन रहे थे। अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने दिल्ली के सीएम पद का शपथ लिया है और उसके बाद ये उनका पहला बयान था। पहले बयान में उन्होंने अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री न होने की बात, उनकी वजहों को गिनाया और बीजेपी पर जोर का हमला बोला है और उनको षड्यंत्र आरोप उनके ऊपर लगाया है और उन्होंने कहा है कि 4 महीने वो आगे के लिए काम करेंगे। और आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी के नेताओं की भी प्रतिक्रिया आ रही है। सुनते हैं क्या कह रहे हो। ये तो डम्मी सरकार है, डम्मी चीफ मिनिस्टर है और रिमोट से चलेगी। ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। केजरीवाल जी चूंकि मुख्यमंत्री कैसे रहते, वो एक मुजरिम है और जब 6 महीने दिल्ली की सरकार जेल से चलाने की बात की, वो भी एक छलावा था और अब उसका भंडाफोड़ हो गया जब वो बाहर आ गए, क्योंकि ना कैबिनेट हो सकती थी, ना हाउस हो रहा था, ना फैसले लिए जा रहे थे, ना कोई मीटिंग की जा रही थी। तो मैं तो पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता को पहले पिछले 8 महीने का हिसाब लेना है। जी, मैं बहुत बधाई दे रहा हूं और उपस्थित होकर भी बधाई दिया हूं और मेरा मानना है कि इस बदलाव के बाद, हालांकि समय बहुत कम है, 3-4 महीने में दिल्ली में चुनाव होंगे, लेकिन दिल्ली को तीसरी महिला मुख्यमंत्री मिली हैं, उनको आतिशी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। बस मेरी कुछ दिल्ली के कंसर्न हैं जो मैं अब उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद दूंगा। तो क्या है, 9.5 साल में चूँकि उनके सीनियर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो मुख्यमंत्री रहे, आप दिल्ली की स्थिति देख ही रहे हैं, सड़कों में गड्ढा, नदी गंदी, हवा गंदी, सब कुछ। तो हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इस दबाव में मत आइएगा कि आप काम कर दोगे तो उनका नाम अरविंद जी का खराब होगा। आप अपना खुल करके काम करें, हम इस 3-4 महीने में आपका पूरा सपोर्ट करें। और आप नेता आतिशी के दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने उन्हें चिट्ठी भी लिखी है। चिट्ठी में मनोज तिवारी ने सीएम आतिशी को कई मुद्दों को लेकर जांच के आदेश देने की अपील की है। मनोज तिवारी ने लिखा है कि शराब नीति क्यों वापस ली गई, राजस्व का कितना नुकसान हुआ, दिल्ली की गलियां और सड़कें जल्द से जल्द ठीक कराएं, बिजली और पानी के बढ़े हुए बिल कम करें, अगर पूर्व सीएम आपको काम करने से रोकें तो हमें बताएं। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के बेहद अहम दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। आज वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, साथ ही क्वाड शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि पहले ये शिखर सम्मेलन इस साल भारत में होना था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के आग्रह पर अब ये उनके होम टाउन डेलावेयर में होने जा रहा है। अगले साल भारत में क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। तो 3 दिन का ये अहम दौरा है और इसमें न सिर्फ यहाँ पर द्विपक्षीय वार्ता होगी, बल्कि
क्वाड सम्मेलन भी है। क्वाड सम्मेलन बेहद अहम है। 4 देशों का ये ग्रुप है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। और यहाँ पर सबसे पहला कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री का है वो जो द्विपक्षीय वार्ता है वो होगा और उसके बाद क्वाड सम्मेलन होगा। क्वाड सम्मेलन में चारों नेता मौजूद होंगे। क्वाड शिखर सम्मेलन है ये और इसमें कई मुद्दों पर बात होगी, लेकिन इंडो पैसिफिक को लेकर खास करके बात यहाँ पर होगी। इसको लेकर ये सारा ग्रुप बना हुआ है। विष्णु सोम हमारे ग्रुप एडिटर वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। विष्णु, काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिन है ये और पहला जो इंगेजमेंट है प्रधानमंत्री का वो बायलैटरल टॉक्स हैं जो बाइडेन के साथ, और फिर क्वाड शिखर सम्मेलन है, समिट है। दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्या कुछ इनसे उम्मीद की जाए, क्या इसमें से आ सकता है? चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लास्ट अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा के लिए हम यहाँ आए हैं विलिंगटन डेलावेयर में। जैसे आपने कहा कुछ घंटों में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुँचेंगे, तो उसके पहले यहाँ सेलिब्रेशन तो शुरू हो गया है। यहाँ आप जैसे देख सकते हैं 30 के आसपास गरबा डांसर वो सब यहाँ के प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ के होम मेकर्स हैं और हमें बता रहे थे कि लास्ट 1 हफ्ता अप्रॉक्सीमेटली के लिए ये रेडी हो चुके हैं, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये सब डांस आप देख सकते हैं, आप गरबा नाच। और ये प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे कुछ ही घंटों में इसी होटल में। प्रधानमंत्री मोदी ज़्यादा टाइम के लिए यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ शायद कुछ टाइम बिता के वो बायलैटरल मीटिंग के लिए जाएंगे ये राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ, और फिर बाद में क्वाड समिट जो है वो यहाँ होगा विलिंगटन में। तो प्रधानमंत्री ड्रम बीट्स में बिल्कुल डूब जा रही है। अगर थोड़ा सा आप अलग होकर बोल सकें तो हमारे तक आपकी आवाज़ भी आएगी और ये तस्वीरें भी आएंगी। बड़ा खूबसूरत जो गरबा वहाँ पर हो रहा है। जी मैं अलग होकर बात कर रहा हूँ, कुछ सुना। हाँ जी, का तो मुझे सुनाई दे रहा है। ओके, तो कादम्बरी जैसे मैं आपको बता रहा था यहाँ तो सेलिब्रेशन हो रहे, पर इसके अलावा बायलैटरल मीटिंग्स जो होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बायलैटरल मीटिंग्स हैं। ये सिर्फ राष्ट्रपति बाइडेन के साथ नहीं, पर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर और जापानीज प्राइम मिनिस्टर के साथ भी मुलाकात होंगे। क्वाड समिट भी यहाँ हो रहा है। क्वाड जैसे आप जानते हैं हमारे फॉरेन पॉलिसी के लिए काफ़ी अहम है। एक नज़ारा उसका चाइना का स्ट्रेटेजिक ग्रोथ एशिया पैसिफिक रीजन में, उसमें इंडिया का काफ़ी कंसर्न रह चुका है और ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स का भी कंसर्न रह चुका है। इस बारे में ज़रूर बातचीत होगी। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग हो रहा है उसके बारे में शायद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति बाइडेन से भी बात करेंगे, क्योंकि जैसे आपको पता है यूक्रेन में प्रधानमंत्री मोदी गए थे, रूस में भी गए थे और इंडिया का एक पीस प्लान शायद है, उसका डिटेल शायद हमारे पास इस वक्त हमारे पास नहीं है, पर उस पीस प्लान या पीस प्रपोजल विष्णु ये एक फैक्टर है अभी के माहौल में। अभी जो पूरा एनवायरनमेंट बना हुआ है उसमें ये माना जा रहा है कि जो भी इवेंट होता है, इस तरह का मल्टीलैटरल जो भी इवेंट होता है, उसमें ये दोनों वॉर ही छाए रहते हैं, चाहे वो इजराइल हमास का हो या फिर वो यूक्रेन रशिया का हो, तो यही छाए रहते हैं। लेकिन बायलैटरल टॉक्स होने हैं और क्वाड जो है वो मुख्य तौर पर इंडो पैसिफिक पर वो बिल्कुल केंद्रित है, उसका ध्यान उस पर है। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा ही होगा या फिर जो भारत जो एक पीस रोल प्ले कर रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान रहेगा, या फिर जो बायलैटरल है और क्वाड का जो पर्पस है उस पर ज़्यादा रहेगा? क्या लगता है? नहीं, सब होगा मेरे ख्याल से। तो एक दृष्टि से अगर हम इंडिया यूएस बायलैटरल रिलेशंस देखें तो ये काफ़ी स्तर पे बायलैटरल रिलेशंस है। एक तो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, एक डिफेंस रिलेशनशिप है, एक हाईटेक रिलेशनशिप है। तो इन सब चीज़ों को शायद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन रिव्यू करेंगे। आपको पता होगा कि ये पन्नून मामले में लास्ट 24 घंटे में फिर ये एक खबर निकल चुकी है कि व्हाइट हाउस के कई अफसरों ने शायद कुछ खालिस्तानी लीडर्स को यहाँ मिला है। पन्नून केस में भारत ने कहा है कि देखिए
जितना भी करना ज़रूरत है हम कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के तौर पे। पर मुझे लगता है कि ये शायद राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में इसका रेफरेंस हो सकता है। इसके अलावा डिफेंस के बारे में अगर हम बातचीत करें तो प्रेडेटर ड्रोन डील है। 31 प्रेडेटर ड्रोन भारत लगता है कि खरीदेगा यूनाइटेड स्टेट्स से। ये एक $multi-billion ऑर्डर है, इंडियन नेवी के लिए अहम है, इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ज़रूरी है ये ड्रोन्स। तो उसमें भी अनाउंसमेंट अगर होगा शायद हो पाए। इसके अलावा इंडिया और यूएस का स्पेस कोऑपरेशन जैसे आप जानते हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक इंडियन एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएंगे, तो इसरो और नासा के बीच कोऑपरेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपने मुझे क्वाड के बारे में भी पूछा है, पर हाँ, China's growing presence in the Asia Pacific region, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस का काफ़ी कंसर्न्स है इस मामले में। और क्वाड वैसे तो एक सिक्योरिटी ग्रुपिंग नहीं है, पर ज़रूर चाइनीज़ एक्सपेंशनिज्म पे बात करेंगे, चाइना का प्रेजेंस के बारे में बातचीत करेंगे। पर क्वाड के बीच में जो इकोनॉमिक संबंध है उसको बढ़ाने के बारे में भी ज़रूर बात करेंगे, तो उसको भी हम हाईलाइट करेंगे। क्वाड समिट वैसे इंडिया में होने वाला था, पर इस बार सब लीडर्स ने तय किया है कि यूएस में होगा और शायद 2025 में वापस नई दिल्ली में। विष्णु, ये जो आज जो दोनों इवेंट्स हैं, आज जो दोनों मीटिंग्स हैं, चाहे वो बायलैटरल मीटिंग्स हों या फिर क्वाड की मीटिंग हो, वो जो बाइडेन के होम टाउन में हो रहा है, वो डेलावेयर में हो रहा है, उनके स्कूल में ये जो जहाँ पहले वो थे वहाँ पर हो रहा है। उनके लिए एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि एक तरह से फेयरवेल भी है इन नेताओं की तरफ से, और बहुत इमोशनल सिग्निफिकेंस इस जगह का उनके लिए है। नहीं, ज़रूर। और यूएस में प्रधानमंत्री मोदी काफ़ी बार आ चुके हैं, प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ मुलाकात काफ़ी बार हो चुका है। एक रिलेशनशिप जो है हमारे प्रधानमंत्री और यूएस के राष्ट्रपति के बीच में, वो एक बहुत ही गहरा संबंध है। और ये संबंध हमारा आपस में जो रिश्ता है, आपस में जो रिलेशनशिप है इंडिया और अमेरिका के बीच में, उसका शायद बेडरॉक है, उसका शायद बेसिस है। तो इस बार जैसे आपने कहा, ये शायद अंतिम बार होगा जब राष्ट्रपति बाइडेन प्रेसिडेंट होगी, अंतिम बार होगा कि वो प्रेसिडेंट होंगे और प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रेसिडेंट होकर मिलेंगे। इसके बाद यूएस इलेक्शंस होने वाले कुछ ही महीनों में। डेमोक्रेट का कैंडिडेट कमला हैरिस है, रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप है। हमें ये भी बताया गया था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक मुलाकात हो सकती है, कमला हैरिस के साथ भी, पर ये अभी इन द वर्क्स है और कोई फाइनल एजेंडा, कोई फाइनल टाइम या डेट नहीं दिया गया है। तो इमोशनल तो है ज़रूर। इट्स बीन एन एक्सीलेंट रिलेशनशिप बिटवीन बाइडेन एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और ये मुलाकात उस रिलेशनशिप को ज़रूर फर्दर करेगा। जी विष्णु, एक आखिरी सवाल आपसे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव की बात यहाँ पर हमने जब फॉरेन सेक्रेटरी ने इसके बारे में ब्रीफिंग की तो हमने सुना कि क्वाड के साइडलाइंस पर जो भारत के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, यूएस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और पर्सनली बाइडेन परिवार के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव की बात जो हो रही है, वो यहाँ पर उसके लिए अब अनाउंस होगा, ऐलान होगा वहाँ पर। तो ये काफ़ी अहमियत रखता है दोनों देशों के लिए और इंडो पैसिफिक के लिए भी, खासकर इसलिए क्योंकि अमेरिका में सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ माना जाता है। भारत में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, कैंसर के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दैट्स राइट कादम्बनी, और ये कैंसर मूनशॉट के बारे में हमें ज़्यादा विस्तृत जानकारी कुछ घंटों बाद मिलेगा। प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क जाने के पहले इसका एक अनाउंसमेंट होगा, एक बायलैटरल रिलीज भी शायद होगा इस बारे में। पर जैसे आपने कहा, कैंसर इज़ अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अराउंड द वर्ल्ड, इंडिया में यहाँ भी, और इस पे जॉइंट रिसर्च, जॉइंट टेक्नोलॉजी शेयरिंग और एक जॉइंट फोकस जो है इंडिया और अमेरिका का है। और इसके बारे में हमें शायद और कुछ जानकारी मिलेगी आज शाम तक। पर क्वाड समिट के बाद एक कैंसर मूनशॉट जैसे आपने कहा है उसका अनाउंसमेंट होगा और उसको भी हम ज़रूर फॉलो करेंगे। विष्णु, रैप अप करने के पहले एक बार अगर आप कैमरा सहयोगी को, पूजा आर्या को अगर बताएं कि एक बार कैमरा घुमाकर बता दें वहां पर कितने सारे लोग जमा हुए हैं और कितने घंटे इनको इंतजार करना होगा अभी पीएम मोदी को देखने के लिए। तो कादम्बरी, गरबा डांसर्स को तो आपने देख लिया है, अब तो वो है नहीं, वो शायद अंदर चले गए हैं। पर यहाँ इंडियन कम्युनिटी के काफ़ी
लीडर्स है, लोकल लीडर्स है, ज़्यादा नंबर नहीं है, मेरे ख्याल से 20 या 25 ऐसे लोकल लीडर्स हैं जो यहाँ आ चुके हैं इंडियन कम्युनिटी के। वो हमारे पीछे खड़े हैं इस वक्त, उनसे हमने बात भी की है और वो इंटरव्यू हम ज़रूर आपको देंगे कुछ ही देर बाद। पर अभी भी टाइम है कुछ, शायद मेरे ख्याल से और लोग भी यहाँ आएंगे। पर एक सुंदर दिन है आज। हमें लग रहा था कि शायद बारिश होगा, पर वो अब नहीं होगा। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट डे कादम्बरी फॉर रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। बहुत शुक्रिया आपका विष्णु, और आप नज़र रखें, हम आपसे लगातार इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे इस बेहद अहम विजिट पर, यूएस विजिट पर प्रधानमंत्री मोदी के। बिहार के पटना की एनआईटी की छात्रा ने कथित रूप से खुदकुशी कर ली है। आंध्र प्रदेश की रहने वाली छात्रा ने खुदकुशी की है और ये एनआईटी में थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही थी। पुलिस ने मृतका की पहचान पल्लवी के रूप में की है। पल्लवी के दोस्तों का कहना है कि वो पूरे दिन खुश थी, ऐसे में उसने आत्महत्या क्यों की, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना को लेकर छात्र कैंपस में जमकर हंगामा कर रहे हैं। छात्र कॉलेज प्रशासन के खिलाफ धरना भी दे रहे हैं। उनकी मांग है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जानी चाहिए। दिनांक 20 सितंबर को करीब 10:30 बजे के आसपास पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि बिहटा में एनआईटी कैंपस हॉस्टल में एक विद्यार्थी द्वारा सुसाइड किया गया है। जो रूम में जो लाश मिला था उसको प्रोटेक्ट किया गया है और एफएसएल टीम को भी बुला लिया गया है। और जो मृतक है वो विद्यार्थिनी है जो आंध्र प्रदेश का रहने वाली है। उसका परिजन को भी सूचना दिया गया है और पुलिस आगे की अग्रतर कार्रवाई किया जा रहा है। एनआईटी पटना की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट पल्लवी रेड्डी कल उन्होंने एनआईटी पटना का जो बिहटा कैंपस है वहाँ सुसाइड कर लिया और उसके बाद से जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो पटना कैंपस हो और बिहटा कैंपस, दोनों जगह पे काफ़ी हंगामा हुआ है। पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, ये एनआईटी पटना का पटना कैंपस है और हमारे साथ जो है यहाँ के स्टूडेंट्स हैं जो कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ये यहाँ मौजूद हैं। कल पूरी घटना क्या हुई है बताइए, आप बता रहे थे कुछ, पूरी घटना क्या हुई है? सर अप्रॉक्स 8:30 में हम सबको सीनियर्स ने इन्फॉर्म किया था कि सेकेंड ईयर की मैम जो ईसी डिपार्टमेंट्स हैं बीटा कैंपस में, इसी का पूरा बताओ। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। तो 8:30 हम सबको अप्रॉक्स 10 बजे इन्फॉर्मेशन दिया गया। तो उस टाइम कंफर्मेशन नहीं था कि सुसाइड हो चुका है या नहीं, वो बस बोला गया था सुसाइड अटेम्प्ट है। अप्रॉक्स 10:30 में हम सब कन्फर्मेशन मिल गया। सीनियर सब प्रोटेस्ट के लिए यहाँ बुलाए थे। तो प्रोटेस्ट इस कारण था क्योंकि जो वहाँ का अथॉरिटी थे, जब उनका मे बी बॉडी जो था उतारा गया तो उस टाइम मे बी नर्स चल रहा था, बट कुछ वहाँ एक्शन नहीं लिया गया, वहाँ मेडिकल फैसिलिटी वगैरह कुछ नहीं था। तो वो जो मैम थे उनके कुछ कर नहीं पाए थे और 8:30 में इंसिडेंट हुआ और मे बी शायद 10:30 अप्रॉक्स पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था। सो आपका कहना है कि वो अगर उनको वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ होता तो प्रॉब्ली शी कुड हैव बीन सेव्ड। आपके दोस्त जो है ये बता रहे हैं कि जो पल्लवी मैडम जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था उन्हें 8:30 के आसपास में उतारा गया था और उसके बाद 2 घंटे तक उनके पास कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं पहुंची और यही शायद कारण था जिसके चलते कल आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये वन ऑफ द रीजंस था उसका, और लैक ऑफ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने कैसे उस चीज़ को हैंडल किया वो था। न्यू कवरेज कहीं नहीं मिली किसी को, बहुत लेट में हम लोगों को इन्फॉर्म हुआ, पुलिस भी बहुत देर बाद आई। ये वन ऑफ द इश्यूज़ है। हमारे स्कूल में ऐसा हो गया, जो हमारे स्कूल के जो काउंसलर्स थे, एक बच्चे ने कभी बिना किसी को बताए ऐसे सुसाइड करना इट्स नॉट, मतलब कोई ऐसी छोटी बात नहीं है। कल रात से जो तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो ये किस लिए कर रहे हो? प्रोटेस्ट क्या है, मुद्दा क्या? जस्टिस के लिए। क्या जस्टिस, क्या हुआ क्या और क्या ऐसा जो है? मैनेजमेंट चाहिए था, प्रॉपर अब मैनेजमेंट चाहिए सर। अगर सर 8:15 पे 8-8:30 बजे सुसाइड होता है, उसके बाद 10:30 बजे पुलिस आती है, तो सर ये क्यों हो रहा है? ये मतलब लैक ऑफ मैनेजमेंट ही तो है। अगर सुसाइड कोई कर ले सर, तुरंत उनकी पल्स चेक करनी चाहिए, तुरंत उनको मेडिकल फैसिलिटीज। ये आर यू अवेयर कि कारण क्या था, क्यों हुआ ऐसा, उन्होंने क्यों किया ऐसा? क्या अपने बैचमेट से किसी से? पता नहीं चल रहा है ना, वो सुसाइड और वो तो अभी रिवील नहीं हुई है। बोलो क्या बोलो। तो सर जो भी अभी कर सुसाइड नोट मिला भी है तो वो अभी रिवील नहीं हो रहा है। उन्होंने सॉरी लिख दिया है और सर अभी वो रिवील नहीं हुआ है ना, वो तो सिर्फ बताया जा रहा है ना सर। उसमें क्या मिला है क्या नहीं मिला वो अभी नहीं पता चल रहा है। पोस्टमार्टम होगी तभी ना सारा चीज़ पता चलेगी कि हुआ क्या है।
चलिए, तो यही बच्चे थे जो कल रात में इनफैक्ट एनआईटी के दोनों कैंपस में, चाहे बिहटा कैंपस हो या पटना कैंपस हो, दोनों कैंपस में प्रोटेस्ट हो रहा था। बच्चों का कहना है कि 8 साढ़े 8 के आसपास की ये घटना है और उसके बाद से 10:30 बजे तक में ना उनके पास मेडिकल फैसिलिटी पहुंची और ना पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, जिस कारण से अगर वो पहले शायद मेडिकल फैसिलिटी टाइम पे पहुंच जाती तो शायद उन्हें बचाया जा सकता था। पटना के एनआईटी कैंपस से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी। देश के कारीगरों और उनकी कला को एक मंच दिया अदानी फाउंडेशन ने। 14 और 15 सितंबर को अहमदाबाद में सथवारो मेले का आयोजन किया गया। इसमें देश के अलग अलग हिस्सों से आए कारीगरों ने हिस्सा लिया। ये रिपोर्ट देखते हैं। सथवारो मेला ये उत्सव है भारत की कलाओं का, उनसे जुड़े कारीगरों का। अहमदाबाद में अदानी फाउंडेशन की ओर से 14 से 15 सितंबर के बीच इसका आयोजन किया गया। इस मेले में देश भर से कारीगर आए। चंदेरी और पटोला साड़ियां हों या फिर अनूठी पट्टचित्र पेंटिंग्स या फिर बेहद खूबसूरत पीतल और टेराकोटा का सामान, ये सब कलाकारों के कौशल और देश की विशाल सांस्कृतिक विरासत का नमूना है। इस मेले में 10 राज्यों के करीब 80 कारीगर पहुंचे। 43 स्टॉल लगाए गए। 2 दिन के इस मेले को देखने के लिए करीब 3000 लोग पहुंचे। इन कारीगरों के लिए ये मेला एक मंच बना। इनमें से ज्यादातर किसी न किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं। इस मेले के जरिए ये बिना किसी बिचौलिए के सीधे खरीदारों से जुड़ पाए। इस कार्यक्रम में गुजरात की रोगन कला और सादेली हस्तशिल्प जैसी दुर्लभ और खत्म होने की कगार पर कलाओं का भी प्रदर्शन किया गया। भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन विलुप्त होती शिल्प कलाओं को संरक्षित करना अदानी फाउंडेशन की प्रतिबद्धता है। अदानी फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉक्टर प्रीति अदानी ने कहा कि सथवारो सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि ये कारीगरों को सशक्त बनाने और भारत की पारंपरिक कलाओं को पुनर्जीवित करने का एक मिशन है। So Sathwaro is one of the youngest initiatives of Adani Foundation, and today we are extremely happy to have the Sathwaro Mela, where more than 70 artisans have participated. The whole initiative, the objective behind this initiative is to promote, to encourage and to revive the dying crafts of India. Today I'm so happy to see that artisans themselves are becoming creative. They are looking at different markets. They are also being approached, as well as they themselves are approaching outside markets through this initiative. Every craft has its own unique identity. It has a lot of pain and a lot of thought process. But what is very enriching is the whole rich heritage of India. These crafts, where there is immense history behind it, there are stories behind it, there are generations practicing these crafts, and today we at Adani Foundation, through this project Sathwaro, we are delighted to see the revival of such crafts. सिर्फ 2 दिन में सथवारो मेले में करीब 30 लाख का कारोबार हुआ। भारत के तमाम कारीगरों के लिए ये एक उम्मीद और स्थायी आजीविका का जरिया बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।